नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए पीसीए फ्रेमवर्क जारी कर दिए हैं। नए नियम अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। इन नए फ्रेमवर्क में क्या कुछ खास है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा। अंकुर, क्या कुछ नए नियम होंगे पीसीए फ्रेमवर्क जो जारी किया गया है? जी हाँ, बैंकों की तरह आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी पीसीए फ्रेमवर्क लेकर आए हैं और ये जो नए नियम हैं वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। हालांकि जो कंसिडरेशन होगी वो इसी फाइनेंशियल ईयर की है, मतलब 31 मार्च 2022 तक जो फाइनेंशियल्स होंगे एनबीएफसीज के वो कंसिडर किए जाएंगे और 1 अक्टूबर 2022 से आरबीआई एक्शन लेना शुरू कर देगी अगर कोई भी थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है। आरबीआई ने यहां पर बैंकों की तरह 3 थ्रेशोल्ड जारी किए हैं, तो एक रिस्क थ्रेशोल्ड 1 होगा, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 होगा, रिस्क थ्रेशोल्ड 3 होगा। अगर ये तीनों ही ब्रीच होते हैं तो अलग अलग तरीके के सुपरवाइजरी, एचआर रिलेटेड, बोर्ड रिलेटेड आरबीआई एक्शन ले सकता है। जो मानक तय किए गए हैं उनमें से नेट एनपीए रेशियो 6% से 9% के बीच में होगा तो फर्स्ट थ्रेशोल्ड में होगा। 9 से 12% के बीच में अगर नेट एनपीए जाएगा तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 ब्रेक होगा। इसी तरीके से थर्ड थ्रेशोल्ड है जो कि अधिकतम थ्रेशोल्ड है, वो 12% से ऊपर अगर नेट एनपीए जाता है तो आरबीआई फिर रेगुलेटरी पावर्स के तहत एक्शन लेना शुरू कर देगा। बहुत शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। कल से प्री बजट मीटिंग्स की शुरुआत हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंडस्ट्री और दूसरे नुमाइंदों से मुलाकात करना शुरू करेंगे। हालांकि ये बैठक वर्चुअल तरीके से होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, क्या अपडेट है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, वैसे तो आम बजट 2022-23 की औपचारिक शुरुआत पहले से हो चुकी है, जिससे कि पहले चरण में अलग अलग मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय की समीक्षा बैठक हुई है और अगले बजट से उनकी क्या मांगे हैं वो सौंपी गई हैं। लेकिन दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत जो है वो कल से हो रही है, जिसके तहत प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स होंगी अलग अलग इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वित्त मंत्री की, जिसमें करीब करीब 10 बैठकें होंगी, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है और ये 1 हफ्ते तक ये बैठकें चलेंगी। इंडस्ट्री इन बैठकों के दौरान जो है अपनी मांगे वित्त मंत्री के सामने इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रखेंगे, साथ ही साथ अपने सुझाव भी देंगे। अलग अलग सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बैठकें होंगी, जिसमें आगामी बजट की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इस तरह के सुझाव जो है वित्त मंत्री जो है उनसे मांग सकती हैं। कल की बैठक जो है वो 3 बजे शुरू होगी, वर्चुअल तरीके से ये बैठक होगी और कल की बैठक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्ट्स इसमें शामिल होंगे। एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पहली बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार एग्री रिफॉर्म्स की अगर आप बात करें तो जो 3 कानून लेकर आई थी उसको पहले ही वापस ले चुकी है, संसद ने उसको मंजूर भी कर लिया है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के रिफॉर्म के साथ यहाँ से आगे बढ़ेगी, कैसे निवेश को बढ़ाएगी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टोरेज सिस्टम में नई टेक्नोलॉजी की बात सरकार कर रही है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात सरकार करते हुए आई है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के रिफॉर्म्स को लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि सरकार का टारगेट ये भी है कि फार्मर्स इनकम को डबल करना है। लिहाजा किस तरह के निवेश रोड मैप के साथ सरकार आगे बढ़ेगी, ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि उसकी क्या रूपरेखा होती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रकाश। फेडरल रिजर्व की आज से बैठक शुरू हो गई है। बैंक ऑफ अमेरिका फंड मैनेजर्स ने इस पर एक सर्वे जारी किया है। क्या कुछ है इस सर्वे में, जानने के लिए चलते हैं जयेश खिल्लानी के पास। जयेश, क्या जानकारी है आपके पास? बोफा फंड मैनेजर सर्वे के जो 4 बड़े पहलू निकल कर आ रहे हैं उनमें से सबसे पहला ये है कि अगर फेडरल रिजर्व का टोन हॉकिश रहा तो वो सबसे बड़ा रिस्क रहेगा और इसके चलते आपने देखा होगा कि फंड मैनेजर्स ने अपना कैश लेवल बढ़ाकर 5% कर दिया है। और अगर दूसरा जो पहलू है वो अगर फेडरल रिजर्व का रुख डविश रहा तो ये क्रिप्टो करेंसीज के रैली के लिए कॉल करेगा, क्योंकि काफ़ी इमर्जिंग मार्केट्स भी हम देखेंगे कि रैली मोड में जा सकते हैं। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते ही हमने देखा क्रिप्टो करेंसीज़ में लगभग 20 से 25% का फॉल देखने को मिला था और पिछले महीने में इमर्जिंग मार्केट्स का भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, तो ये उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा।
तीसरा पहलू जो है वो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। बोफा फंड मैनेजर सर्वे में लगभग 40% फंड मैनेजर ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि इन्फ्लेशन परमानेंट लेवल पर रहेगा। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि यूएस इन्फ्लेशन जो है वो 40 साल के हाई पर आया था, तो इसके चलते 40% फंड मैनेजर का मानना है कि ये परमानेंट रहेगा, जबकि 55% फंड मैनेजर बिलीव करते हैं कि ये इन्फ्लेशन जो है वो टेम्परेरी है और लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लास्ट जो पहलू है वो है कि क्राउडेड ट्रेड्स कौन से हैं मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग आईटी पे ये है 40% फंड मैनेजर्स का रुख, और 20% फंड मैनेजर जो है उनका लॉन्ग बिटकॉइन पर रुख बना हुआ है। बहुत शुक्रिया जयेश इस पूरी जानकारी के लिए। नए साल की शुरुआत जॉब मार्केट के लिए खुशखबरी के साथ हो सकती है। मैन पावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे के मुताबिक अगले साल जनवरी से मार्च के बीच भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रोफेशनल्स को हायर करने वाली हैं। ये सर्वे 3000 से ज्यादा कंपनियों के बीच किया गया। और क्या खास है इस सर्वे में, बता रही हैं 18 नाउ स्वदेश की संवाददाता खुशबू तिवारी। खुशबू, क्या जानकारी है इस सर्वे से जुड़ी हुई? रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, और खबर ये है कि जितनी भी एक हालिया सर्वे में 3000 कंपनी से ज़्यादा सर्वे किया गया है, उसमें ज़्यादातर कंपनीज ने कहा है कि वे जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कई लोगों को रोज़गार के मौके देने वाली हैं और कई लोगों को नौकरियों पर रखेंगी। इस जो मैन पावर ग्रुप का एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे है, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट आउटलुक है वो 49% बढ़ा है। अगर तिमाही दर तिमाही देखी जाए तो ये 5% तक का उछाल आया है। वहीं अगर पिछले साल से इसकी तुलना की जाए तो इसमें 43% का उछाल आया है जनवरी से मार्च की पीरियड के लिए। सर्वे में 64% कंपनियों ने कहा है कि वे अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाएंगी। हालांकि 15% ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने कहा है कि वे अपने स्टाफ में कुछ कमी कर सकती हैं। ज़्यादातर कंपनीज ने ये भी कहा है कि वे अपने पेरोल में यानी अपनी सैलरीज में कुछ बढ़ोतरी कर सकती हैं। एक नज़र डालते हैं कि किस सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो वो है आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर। इन सब में सबसे ज़्यादा रोज़गार की डिमांड अभी बनी हुई है। जनवरी में और मार्च के बीच में भी यही आउटलुक है। अगर कोविड के बाद जिस तरह का हाइब्रिड मॉडल डेवलप हुआ है, उसमें भी आईटी प्रोफेशनल्स और फाइनेंस एंड अकाउंट्स के जो प्रोफेशनल हैं उनकी सबसे ज़्यादा यह है कि वे हाइब्रिड मॉडल या वर्क फ्रॉम होम पर काम कर सकते हैं। वहीं 91% की कंपनियां मानती हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो वो काम करने आते हैं वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। बहुत शुक्रिया खुशबू इस पूरी जानकारी के लिए। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 53 हो गई है। राजस्थान में 8 नए केस सामने आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज हो गए हैं, जबकि राजधानी दिल्ली में 4 नए केसेस के साथ ओमिक्रॉन पेशेंट्स की तादाद 6 तक पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 20 मरीज महाराष्ट्र में डिटेक्ट किए गए हैं। वहीं गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, आंध्र प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ में एक एक मरीज सामने आए हैं। ओमिक्रॉन मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद राहत की बात यह है कि इससे प्रभावित किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। हालांकि एक मरीज को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि बाकी के 5 मरीजों की हालत भी बिल्कुल ठीक है। अभी 5 हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है जो ओमिक्रॉन से कर सके। सर ये अभी नए कितने आए हैं? पर 2 पहले थे, तो इसका मतलब 4 और कंफर्म हुए हैं। कल जो हुए थे उसमें से अब एक ठीक होके घर जा चुके हैं। और सर इनकी स्थिति क्या है? मतलब ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। सर ये जो 3 नए आए हैं कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए? 4 जो आए सारे के सारे ही मतलब इनके विदेश से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से इनको ट्रांसफर किया गया था। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में ओमिक्रॉन के सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, फिर भी राज्य सरकार भारत की सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सावधानी बरत रही है। ऐसी कोई चिंता नहीं। पहले जो केस आए सारे निगेटिव हो गए। अब 4 और केस आए हैं। एक यूक्रेन से आया, 3 कोई अजीतगढ़ में है। स्थिति कंट्रोल में, इतना खतरनाक नहीं। पहले भी कहा था मैंने, और WHO ने भी कहा है कि खतरनाक नहीं है और वो सब ठीक हो जाएंगे। पहले वाले सारे निगेटिव हो गए, 4 नए आए हैं, उनकी भी स्थिति ठीक है।
सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत में उन्होंने कहा कि बूस्टर शॉट किसी भी कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त प्रोटेक्शन देगा। I think the lessons we've all learned is that don't make forward-looking predictions because things change so fast with this virus. Whether it's the way it transmits, whether it is what works on it, whether it's drugs or vaccines. I think that's one very key lesson that a lot of CEOs and leaders, even world leaders, have probably learned the hard way. I think we're far better prepared. You know, our health systems, hospitals, whether it's oxygen supply, vaccines, everything. The world is now better prepared for the third, fourth waves because we've learned what to do and what not to do. A lot of vaccine manufacturers, including our partnership with Oxford, the Oxford scientists are working on a new variant vaccine, a booster shot that would be specifically perhaps more effective against Omicron. But in the meanwhile, there's no reason to believe that having a booster shot will not give you adequate level of protection. All the vaccines today are, effective against these variants. Yes, in some cases, they're a bit less. Take, for example, the Delta variant, we were 81% effective. This was a Lancet study that proved that and showed that. So against severe disease, I'm talking about, and hospitalizations. So I think we can wait and, look at the data coming about in a month or two, where we will know exactly how effective the current vaccines are against Omicron. One thing is certain, that Omicron is definitely more infectious and will spread very quickly across the globe. But how severe it is going to be and how many hospitalizations it's going to cause is something that we're going to wait and watch. The initial reports show that it's quite mild. However, we shouldn't take it lightly. I think we need to, maintain our masks and social distancing. And, we'll have to wait for the experts to decide on what other restrictions they may or may not put. But, I think in a month, we would get a lot more clarity on that. And we'll also get a lot of clarity on how effective the existing licensed vaccines are. But one thing is certain, that boosting is a proven strategy, which will definitely get your antibodies up and, give you some protection. It's never going to be zero. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बूस्टर डोज पर चल रहे रिसर्च के बारे में जानकारी दी है। नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार है, इस पर रिसर्च जारी है। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिमन्यु शर्मा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह सूचित किया है कि एक्सपर्ट बॉडीज नेकवैक और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन का डोज शेड्यूल क्या रखना चाहिए, और इस बात पर भी इस वक्त शोध चल रहा है कि बूस्टर डोजेस की जरूरत पड़ेगी या नहीं। हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह स्पष्ट किया कि इस वक्त मौजूदा जानकारी काफी नहीं है ये बताने के लिए कि कोविड वैक्सीन से मिल रही इम्यूनिटी कितने वक्त तक रहती है, और यह बात वक्त के साथ ही स्पष्ट हो पाएगी। केंद्र सरकार ने यह फरमाया है कि इस वक्त प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द देश की आबादी को दोनों डोज लगाए जाएं, और इस वक्त कोई भी गाइडलाइन बूस्टर डोज को लेकर जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि इस वक्त एक्सपर्ट बॉडीज इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ सकती है बूस्टर डोज की, और अगर जरूरत पड़ेगी तो कितनी जल्द बूस्टर डोज को लेकर गाइडलाइंस जारी करनी पड़ सकती हैं। हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया है कि इस वक्त भी कोविड एक नई बीमारी है और इस पर लगातार शोध जारी है, इसलिए यह बता पाना मुश्किल है कि कितनी जल्द इस बात पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। 25 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा था कि बूस्टर डोज की इस वक्त क्या जरूरत है, और अगर वैसा लागू किया जाएगा तो उसको लेकर टाइमलाइन क्या रहने वाली है। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु पूरी जानकारी के लिए। बात करते हैं बाजार की, जहां आज दिन भर काफी उतार चढ़ाव दिखा। आखिर में रिकवरी के बाद निफ्टी 43 अंक गिरकर 17,350
325 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में तो दिन के निचले स्तरों से करीब 350 अंकों की रिकवरी दिखी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की चाल कैसी रही और कहां दिखा सबसे ज्यादा एक्शन, बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, आज मार्केट में किस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है? बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल मिल रहा है और इस बीच निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ही हरे निशान में बंद हुए। बीच में हरे निशान में भी आने की कोशिश की थी और बैंक निफ्टी ने 37,000 का जो लेवल है वो भी क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो बाजार में उन स्तरों से गिरावट देखी गई और लाल निशान में क्लोजिंग दिखी। बैंक निफ्टी करीब 31 अंक नीचे, सेंसेक्स में 166 अंक की कमजोरी और निफ्टी करीब 50 अंक की कमजोरी के साथ बंद हुआ। यूएस फेड की बैठक होने वाली है और उसके पहले बाजार में थोड़ा नर्वसनेस आज देखने को मिली है। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर बात करें तो पावर ग्रिड, डिवीज लैब, नेस्ले और एक्सिस बैंक में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी लूजर्स में आज कमजोरी दिखी आईटीसी की एनालिस्ट मीट भी थी, लेकिन अनुमान के मुताबिक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो पाए। इसके चलते आईटीसी में कमजोरी देखी गई। बजाज फाइनेंस कमजोर था, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा कंज्यूमर भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। आज मिड कैप पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी कमजोरी दिखी। आईओबी, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये पॉकेट भी आज कमजोर था। कुछ हलचल दिखी उन स्टॉक्स में जहां पर खबरें थी। आज ल्यूपिन के शेयर में करीब 6 से 7% की तेजी देखी गई। कंपनी को यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिली, जिसके चलते यूपीएल में आज तेजी थी और आदित्य बिरला फैशन रिटेल रिबॉक के साथ डील हुई है और उसके चलते आज दिन भर आदित्य बिरला फैशन रिटेल के स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखी गई। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो जहां पर की खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल बात करें तो बाजार में आज कमजोरी ही देखी गई दूसरे दिन भी। बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला का कहना है कि 2022 में बाजार से बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगले साल 2021 की तरह तेजी मुश्किल है। वहीं बाजार में वैल्यूएशन के सवाल पर उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वैल्यूएशन ना समझ आने पर निवेश ना करें। ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने मधु केला से बात की। आइए आपको सुनाते हैं इस बातचीत का एक हिस्सा। And now, obviously, since then, there's been extraordinary performance in a lot of sectors, individual stocks. So, will it continue in 2022? So, there are two things, Nikunj, here. One is that will we see the same magnitude of gains and the same magnitude of returns? I don't think so. I am empathetically saying I don't think so. However, do we see any significant corrections in the market? Like, if there is anything which the market doesn't know and we are all worried about, a lot of this noise which is being spoken is obviously known to the market. So I don't even expect any very, very significant and a meaningful correction. So I think 22 will be a year of moderate return. It will be year of, again, stock picking, sector picking. If you can take right bets into right sectors, I think there is still money to be made in 2022. The market is clearly divided into two parts. Very definitely there is a valuation discomfort. Absolutely no doubt about it. But if you look at the overall market of, let's say, roughly $3 trillion, I am saying, how much of that market, if you think, is excessive valuation? Where is the valuation discomfort? I would say not more than 10, 15, 20% of the overall market, but rest of there you can find 10, 15, 20% of the market where valuation is still very attractive, and maybe 30, 40% of the market where valuations are what they used to be historically there. But they are not euphoric valuations. See, they are not what we saw in, let's say, in tech bubble in 99, 2000, or what we saw in 2008 in select infra and real estate and other companies. They are nowhere near that. So yes, there is a pocket of the market where there is clear valuation concern. There is, I would say that there is euphoria which I can see. So those pockets, if you don't understand, you have to avoid them.
But rest, I don't think market as a whole is in a euphoric valuation. There are still a lot of good companies which are available. Compared to historic valuation also, they are trading cheap. While the Nifty is at 18,000, you can find a lot of companies, a lot of sectors which are maybe still trading at 8,000, 10,000, 12,000 and 14,000 Nifty. अदानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन पावर परचेजिंग एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के मुताबिक ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी कुल 6,000 से 8,000 मेगावाट ग्रीन पावर सप्लाई करेगी। फिलहाल एसईसीआई को 4,667 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई की जाएगी। बाकी की सप्लाई अगले 2-3 महीने में होगी। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने ट्वीट करके दुनिया के इस सबसे बड़े पावर परचेजिंग एग्रीमेंट पर खुशी जताई। गौतम अदानी ने लिखा कि इस एग्रीमेंट के जरिए भारत के रिन्यूएबल फुटप्रिंट बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का मकसद पूरा होगा। अदानी ग्रुप का इरादा रिन्यूएबल एनर्जी में 50 से 70 बिलियन डॉलर का निवेश करने का है। हम 2030 तक दुनिया के सबसे रिन्यूएबल प्लेयर बन जाएंगे। दिल्ली की सर्द हवाएं एक बार फिर से बेदर्द हो गई हैं। इस बार जहां ठंड ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं आने वाले दिनों में यह ठंड और भी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की ये तस्वीरें काफी हैं बयां करने के लिए कि यहां अब सर्दी का सितम शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से तो मौसम ने अपना मूड ऐसा बदल लिया है कि पारा दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में 6 डिग्री तक लुढ़क गया है। 6 साल बाद ऐसा हुआ है जब दिसंबर की शुरुआत इतनी ठंडी हुई है। एक तरफ पॉल्यूशन की मार है तो वहीं दूसरी ओर ठंड से दिल्ली एनसीआर ठिठुर रहा है और लोगों ने इस ठंड से बचने के लिए आग और चाय को अपना सहारा बना लिया है। ठंड पड़ रही है, ताप रहे हैं, चाय पी रहे हैं ठंड की वजह से। हम लोग तो सब मजदूर आदमी बहुत परेशानी में अपना वक्त गुजार रहे हैं। अपना आग के सहारे से और चाय के सहारे से ही वक्त काट रहे हैं और क्या करें। दिल्ली की इस ठंड के पीछे ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाली बर्फ भी वजह है। ये तस्वीर है शिमला की, जहां बर्फबारी से इलाके खूबसूरत तो दिख रहे हैं, लेकिन ठंड ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। दिल्ली की तरह यहां भी लोग आग के सहारे ही ठंड से जंग लड़ रहे हैं। शाम सुबह तो बहुत होती है सर, पर दिन में थोड़ा आराम हो जाता है और 4-5 बजे के बाद तो और बहुत ज्यादा। मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात के बाद दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में ठंड और भी बढ़ सकती है। फिलहाल दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक सुबह सुबह कोहरा छा सकता है और पारा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ET नाउ स्वदेश। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत में कटौती की है। कंपनी ने अपने सभी प्लान की कीमत को कम कर दिया है। अब आपको नेटफ्लिक्स का 1 महीने वाला मोबाइल प्लान मात्र 149 रुपए में मिलेगा, जिसकी कीमत पहले 199 रुपए थी। देखिए रिपोर्ट। आज से अमेजॉन प्राइम में मेंबरशिप लेना महंगा हो गया है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने अपने कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दिया है। भारत में नेटफ्लिक्स ने अपने प्लान्स को सस्ता कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने यह कदम देश में ज्यादा सब्सक्राइबर्स को ऐड करने के लिए उठाया है। नेटफ्लिक्स के बेसिक प्लान, जिसकी कीमत पहले 499 रुपए प्रति महीने थी, अब वो घटकर 199 रुपए कर दी गई है। स्टैंडर्ड प्लान का सब्सक्रिप्शन भी 649 रुपए प्रति महीने से घटकर 499 रुपए हो गया है, जबकि 799 रुपए प्रति महीने वाले प्रीमियम प्लान के लिए अब आपको 649 रुपए खर्च करने होंगे। नई कीमत के बाद नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान 149 रुपए प्रति महीने से शुरू होता है। मोबाइल प्लान मोबाइल या टैबलेट को सपोर्ट करता है। इसका रेजोल्यूशन 480 पिक्सल है। इससे आप नेटफ्लिक्स को टीवी या कंप्यूटर पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस प्लान से अकाउंट को एक बार में एक ही डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी ने अपने प्लान्स में 250 रुपए तक की कटौती की है। कंपनी ने यह कदम भारत में मौजूद अमेजॉन प्राइम और डिज्नी और हॉटस्टार को टक्कर देने के लिए उठाया है। मीडिया पार्टनर्स एशिया के मुताबिक नेटफ्लिक्स दुनिया भर में सब्सक्रिप्शन यूजर के मामले में बहुत पीछे है। 2021 के आखिर तक नेटफ्लिक्स को 55 लाख यूजर मिलने की संभावना है, जो हॉटस्टार, डिज्नी और अमेजॉन प्राइम से काफी कम है। ET नाउ स्वदेश। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।